Unacademy. Let's crack it. शब्द है कॉन्स्टिट्यूशन। शब्द पर जरा गौर करिएगा। देखो, विधान, कानून, कई चीजें होती है। जैसे कि मैं अपने स्कूल वाले मित्रों के साथ एक बार जब बहस हो रही थी, तो हमारे स्कूल वाले क्योंकि बस कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े नहीं, तो उनको लगता है कि हमारे देश का संविधान इतना अच्छा है, तो फिर हमारे देश में इतने नए कानून क्यों बनाए जा रहे हैं, इतने कानून हटाए क्यों जा रहे हैं। तो मैंने कहा, पहली बात तो कानून और संविधान का कोई लेना देना ही नहीं है। संविधान का मतलब है सभी कानूनों का कानून, जिसके आधार पर कानून बनाए जाते हैं। दूसरा, इस दुनिया में कोई भी संविधान, यदि ऐसा संविधान बन जाए जिसमें परिवर्तन ना हो, तो इस दुनिया का सबसे गंदा संविधान है, क्योंकि वो संविधान फिर बदलती परिस्थिति के अनुरूप। आप कल्पना कर सकते हैं कि 1947 से 1950 तक हमारे देश के सबसे बड़े बुद्धिजीवी लोगों ने हमारे देश का संविधान जब निर्मित किया, तो उन्हें पता था कि भविष्य 2023 में इंटरनेट आएगा? क्या उन्हें पता था कि डिजिटल रूप में इस तरीके की चीजें होगी? क्या उन्हें यह पता था कि आईटी एक्ट भी लाना पड़ेगा? क्या वो कल्पना कर सकते थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आएगी? क्या उन्हें पता था कि पर्यावरण में प्रदूषण इस लेवल का बढ़ जाएगा? क्या उन्हें पता था कि क्लाइमेट चेंज आएगा? और अगर उन्हें नहीं पता था, तो क्या ऐसा वह कल्पना करते कि ऐसा संविधान बांध देते जिसपे ताला लगा देते कि बदलना मत? और अगर ऐसा कर लेते तो शायद संविधान 3 साल के बाद ही खत्म हो जाता। तो ऐसे मूर्ख लोगों से बहस नहीं कर सकते ना, कि जो लोग ये कहेंगे अगर हमारे देश का संविधान इतना ही अच्छा है तो बदला क्यों गया। भाई, बदला संविधान थोड़ी जा रहा है। जो उसके बदलाव के प्रावधान है उसने खुद मौके दिए हैं, और उसने खुद कहा है संविधान ने कि परिस्थिति के अनुरूप। मेरी प्रासंगिकता कब तक है? मैं तो आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। अब मान लीजिए कि मेरी प्रासंगिकता यूट्यूब पर हो, कहीं पर भी हो, कब तक बनी रहेगी? जब तक मैं एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा। अब मान लीजिए कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं कुछ ऐसी चीजें जिनका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं, और ये आपको समझ में आ रहा है। धीमे धीमे मेरी प्रासंगिकता, और प्रासंगिकता के खत्म होते ही चीजें भी खत्म हो जाए। तो मुझे यदि प्रासंगिक होना है, तो मुझे जरूरत के अनुसार, परीक्षा के अनुरूप अपने आप को क्या करना होगा? तो ये तो परीक्षा है, यहां तो देश की बात है। देश समय के साथ बदलते हैं, जरूरतें देश की बदलती है। क्या 1970 में हमारी जो जरूरतें थी वो 2023 में सेम है? क्या 1980 के जमाने में हमारी जो कमियां थी वही कमियां आज भी हैं? कुछ बदल गई हैं, कुछ नए सामने मुद्दे आ रहे हैं, कुछ चीजें खत्म हो गई हैं। क्या आज जो एक जमाने में पोस्ट ऑफिस के कानून होते थे बड़े महत्वपूर्ण, क्या उन कानूनों का आज इंपॉर्टेंस है? क्यों नहीं है? क्योंकि अब वो हट, चीजें समय के साथ बदलती है। तो देश का संविधान कैसा होना चाहिए? जिसको आसानी से बदल पाना मुश्किल हो, पर उसको बदल पाना संभव हो। मतलब ऐसा भी संविधान ना हो कि ऐरा गैरा आके कहा कि एक नई लाइन जोड़ दो, बन गया नया संविधान। कोई ऐसा मूवी का डायलॉग ना कहे कि मेरा वचन ही मेरा शासन है। वचनों के आधार पर शासन, क्योंकि वचनों के कारण कई बार आप अयोग्य पुत्र को भी राजा घोषित कर सकते हैं और देश में एक भयानक युद्ध ला सकते हैं। इसलिए अपने वचनों के आधार पर जिंदगियां ना चलाइए। लिखित रूप में सभी सोच समझ के निर्णय लीजिए, क्योंकि जहां वचनों के आधार पर चीजें हुई है, या तो वहां जनता को तकलीफ पहुंची है या शासक को, फिर वो भगवान राम राज्य हो या फिर कलयुग के कई अंग्रेजों के शासन। इसलिए ज्यादा जरूरी क्या है? सोच समझकर लिया गया निर्णय। इसलिए संविधान क्या होता है? सबसे पहली परिभाषा, देश का प्राथमिक कानून। प्राथमिक इसलिए क्योंकि उस कानून से कोई कानून बन सकते हैं, वो किसी कानून से निर्मित शासन व्यवस्था, जो अभी हमने पढ़ा, जो हायरार्की पढ़ी, जो भी पॉलिटी के बारे में वर्ड यूज किए, उन सभी की उसमें
सरकार की पावर और उसकी लिमिटेशन, और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात कि वो संविधान बताना चाहेगा कि हम ये सारे कानून लगाने के पीछे क्या उद्देश्य लेकर आए हैं। ध्यान से समझना, सरकार के उद्देश्य राजनीति हो सकते हैं, संविधान के उद्देश्य भावी भविष्य के या भावी देश के चित्र का वर्णन करने वाले होते, वो राजनीति नहीं है। क्या शब्द समझ में आ रहे हैं? तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो देश का कुछ भी ना बोलते आए आपको संविधान में, एक वर्ड में अगर बताना हो तो आप क्या कहेंगे? प्राइमरी लॉ ऑफ ए कंट्री। तेजी से चारों पॉइंट नोट करें, लिख लिए हैं? लिख लिया? यह भी बड़ी अच्छी परिभाषा है, देश के भावी निर्माण की कानूनी योजना, आर्थिक योजना नहीं, कानून के तहत हम कैसा राष्ट्र चाहते हैं। हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने जब संविधान लिखा था तो उनके माइंडसेट में एक ऐसे राष्ट्र का विचार था, और वही विचार उन्होंने अपने संविधान के माध्यम से प्रस्तुत किया है। हमें उनके विचार को समझना होगा, और याद रखना वे कोई साधारण लोग नहीं थे। आप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें बैठा हुआ हर व्यक्ति मेरे हिसाब से वर्तमान के किसी भी राजनीतिज्ञ से ज्यादा बुद्धिजीवी था, क्योंकि वो एक ऐसे प्रयास से जीत कर देश को लाया था जो वर्तमान की शायद राजनीति ना कर पाती। अंग्रेजों से जीतकर, अंग्रेजों का सामना करके उन्होंने एक राष्ट्र के निर्माण की बुनियाद रखी थी। बना बनाया राष्ट्र मिलना और उस पर शासन करना उतना कठिन नहीं है। राष्ट्र का निर्माण करना ही अपने आप में, एक मकान बनाने में लोगों की जिंदगी गुजर जाती है। हम बात कर रहे हैं, और राष्ट्र कोई कागज पर बनाया हुआ नक्शा नहीं है कि बस आपने लाइनें खींच दी और तय कर दिया कि राष्ट्र हो गया, बल्कि उस नक्शे की, उस राष्ट्र की अपनी कुछ उम्मीदें, उस राष्ट्र की अपनी कुछ कल्पनाएं, उस राष्ट्र के अपने कुछ नियम होते हैं, और उसे सभी लोगों को फॉलो करवाने के लिए बाध्य करना पड़ता है। वो भी बाध्यकारिता दबावपूर्ण नहीं, ऐच्छिक होनी चाहिए कि मैं स्वयं अपने राष्ट्र के लिए नियमों का पालन करने के लिए तैयार हूं। और वो तब संभव होता है जब शासक वर्ग और जनता के बीच में एक दूसरे के प्रति विश्वास उत्पन्न होता है। अगर जनता शासक वर्ग के प्रति अविश्वास रखती है तो फिर वह राष्ट्र के प्रति भी कई बार अविश्वास रख सकती है, क्योंकि जनता के लिए राष्ट्र का अभिप्राय शासन व्यवस्था से ज्यादा अलग नहीं है। आम नागरिकों की समझ शासन व्यवस्था में बस इतनी सी है कि सरकार कौन है, लेकिन एक बुद्धिजीवी के लिए शासन व्यवस्था बहुत अलग चीज है, राष्ट्र एक अलग चीज है। मैं जब किसी शासन व्यवस्था की आलोचना करूं तो मैं राष्ट्र का आलोचक नहीं हुआ। यह हमें सीखना पड़ेगा। क्या मैंने अपने भूमि, अपने जमीन, अपने भूभाग के किसी व्यक्ति समुदाय या फिर उस भूमि के विषय में कोई क्रिटिसिज्म किया है कि मैंने उसके शासन को चलाने वाली संस्था की आलोचना की है? आज की वर्तमान पीढ़ी कंफ्यूज्ड है, और उसका कारण है उसको भेजा गया कंफ्यूजिंग मैसेज है। मैं युवा पीढ़ी को स्पष्ट कर दूं, शासक की आलोचना करना जरूरी है ताकि शासक के मन में यह डर रहे कि तुम भले आज शक्ति संपन्न हो,
लेकिन तुम सर्वशक्तिशाली, अंतिम रूप में सर्वशक्तिशाली मैं हूं, क्योंकि मैं तुम्हारी आलोचना कर सकता हूं। राजद्रोह, शासन की आलोचना करना है, वो बुरी बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वह नागरिक का अधिकार है। देश की आलोचना करना बुरी बात है। राहुल गांधी किसी और जगह जाकर अगर मोदी जी की किसी पॉलिसी की बुराई करते हैं तो वो कहीं भी करे, वह देश की आलोचना नहीं है। पर यदि वो कहीं पर कहते हो कि हमारे देश के नागरिकों की समझ अच्छी नहीं है, तो ये देश की आलोचना हो सकती है, क्योंकि देश केवल जमीन थोड़ी है, वो नागरिकों से मिलकर भी बना है। पर शासक की आलोचना करने का हक है और वो होती रहनी चाहिए, क्योंकि शासक के पास बहुत शक्ति होती है। अगर उसकी आलोचनाएं नहीं की तो वो अपने आप को अति शक्तिशाली समझ सकता है और इस भ्रम में वह किसी साधारण से नागरिक का नाश कर सकता है। इसलिए शासन व्यवस्था में सावधानी बरतनी है हमेशा कि उसको ये भ्रम कभी भी आने नहीं देना है। आइए जरा देखते हैं कक्षा 9 क्लास की बहुत अच्छी किताब है। इसमें देखो क्या लिखा है, और मुझे अच्छी लगे तो हमारी टीम ने इसको कट पेस्ट करके आपके सामने इसलिए रखा ताकि आपको यह पता चले कि कक्षा 9 के बच्चों से क्या उम्मीद करते हैं, कि उन्हें क्या पता होना चाहिए। संविधान लिखित नियमों की ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है, सुप्रीम लॉ है। संविधान सर्वोच्च कानून है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच के आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकारों के बीच के संबंध भी तय होते हैं। संविधान अनेक काम करता है, जिनमें प्रमुख, तो थोड़ा तेजी से इस पॉइंट को लिखेंगे और स्टार लगाएंगे। किसके लिए? मेंस को जब भी आपको लिखना हो कोई बढ़िया सी चीज संविधान के बारे में निबंध में कोट करना हो, इससे ज्यादा बेस्ट मटेरियल नहीं होगा। Thus, the constitution of a country is a set of written rules that are accepted by all people living together in a country. Constitution is the supreme law that determines the relationship among people living in a territory. जो भी एक क्षेत्र में रहते हैं उनको नागरिक भी कहा जाता है। अब आपसी संबंध तय होने के साथ, लोगों के आपसी संबंध का मतलब क्या ब्लड रिलेशन की बात कर रहा है, भाई बहन पिता माता? नहीं, बल्कि मेरे और आपके बीच के संबंध। कैसे? हम सभी को कुछ अधिकार दिए गए हैं, तो हम सभी से उम्मीद की गई है कि मैं अपने अधिकारों को ध्यान में रखते हुए दूसरों के अधिकारों का हनन ना करूं। मैं उस समय आवाज आपके साथ उठाऊं जब सरकार आपके साथ अन्याय करे। मैं ऐसी विचार व्यक्त करूं जो देश में बंधुत्व की भावना को आगे बढ़ाए। पर हमारे देश के कई चुने हुए लोग जो संविधान से परिचित नहीं हैं, उन्हें ये सारी बातें मजाक लगती है। और याद रखिएगा, राष्ट्र का निर्माण तभी संभव है जब आप इस तरीके के नियमों के अंतर्गत
कार्यों को पूरा करे। हाँ, अभी काम जो लिख रहे हैं ना हम लोग कि संविधान के प्रमुख काम क्या है, लोग क्यों बनाते होंगे संविधान? क्या जिंदगी अच्छी नहीं थी, जंगलों में किसी को कभी भी मार डालते थे? तो फिर अब हमने ऐसा क्यों किया? आज से आप सोच लीजिए कि 5,000 साल पहले, 10,000 साल पहले जब हम जंगलों में रहते थे, छोटे छोटे गांवों में रहते थे, तो उसकी तुलना में आज अपनी जिंदगी ज्यादा सुकून वाली है या नहीं है? कई बार लोगों को ऐसा सुनते हुए मैंने देखा है कि पुराने राजा महाराजाओं के शासन ही अच्छे थे, उन्हें पता था वहां जिंदगी कितनी सही ढंग से चल रही थी। उन्हें क्या मनरेगा मिलता था वहां पर? क्या उन्हें वहां पता था कि अगर कोई तकलीफ हुई तो तुम न्यायालय जैसी व्यवस्था में विश्वास रख सकते थे? आज यदि एक दिन के लिए भी वो पुराना शासन लेकर आओ ना, एक दिन में पूरा देश तहस नहस होने की कगार पर पहुंच जाएगा। तो जो पुरानी सपने, जिसको कहते हैं ना कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं, वो थोड़ा सा दिमाग से चीजों को निकालिए। किसी ने कह दिया कि उस जमाने में ऐसा होता था, किसे पता वो होता भी था कि केवल हवाबाजी थी? क्योंकि वर्तमान की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जो कि चुनी हुई सरकार है, वो वैसी चीजें नहीं उपलब्ध करा पा रही, तो कोई गारंटी नहीं है कि राजाओं ने उस समय वो चीजें दी होगी। उस जमाने के लोग राजा को भगवान इसलिए मान लेते थे क्योंकि उनको लगता था कि उन्हीं के द्वारा कल्याण होगा। हम आज अपने शासक को भगवान का दर्जा नहीं दे सकते, और देना मूर्खता है, क्योंकि आज वह शासक है, कल वह आम नागरिक पुनः बनेगा, ताकि उसको यह हमेशा पता रहे कि तुम्हारे पास दी हुई शक्तियों का कारण केवल हम लोगों की सामूहिक इच्छा है। क्लियर है ये बातें? पहला पहला काम क्या है कि यह साथ रहे विभिन्न तरीके के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग। देखो भाई, हर देश आज के जमाने में दुनिया भर के कई देशों में अलग अलग जाति और धर्म, समुदाय और अलग अलग विशेष वर्ग के लोग रहने लगे हैं। ध्यान से सुनना, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। और जब ये लोग अलग अलग रह रहे हैं, तो एक ऐसा कानून बनाया जाए जिससे कि हर समुदाय के व्यक्ति का दूसरे समुदाय से जो डर है वो खत्म होना चाहिए। उसे ये पता होना चाहिए कि वो समुदाय कोई भी हो, बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक हो, उसे ये डर नहीं रहना चाहिए कि मेरे साथ कोई बहुसंख्यक कुछ भी करेगा। उसे पता होना चाहिए कि मेरे साथ यदि बहुसंख्यक कुछ भी करेगा तो यह लिखित बताई गई बात उस बात को रोकेगी। मेरी बात समझ में आ रही है? वर्तमान में दुनिया के अधिकतर देश एक ही प्रकार की जाति और लोगों से मिलकर नहीं बने हैं। जैसे पहले क्या होता था, मान लीजिए कि पूरे के पूरे फ्रेंच लोग ही है केवल फ्रांस में, तो वो सब जातिगत रूप में क्या है? एक है। लेकिन आज फ्रांस में भी सिख लोग रहते हैं, मुस्लिम लोग रहते हैं, यहूदी लोग रहते हैं, क्रिश्चियन लोग रहते हैं। वो संख्या में हो सकते हैं आज कम हो, लेकिन क्या फ्रांस का कोई भी नागरिक डरा हुआ है? क्यों नहीं है? क्योंकि वहां उसका क्रियान्वयन भी किया जा रहा है सही तरीके। मेरे कहने का अभिप्राय केवल इतना सा है, संविधान का पहला दायित्व है कि जिन लोगों पर यह संविधान लग रहा है वे सभी एक दूसरे के प्रति आश्वस्त रहें, बिना डरे अपने जीवन के बेहतरीन कार्य संपादित कर सके। यही तो संविधान का मूल उद्देश्य है। नहीं तो हम क्यों बना रहे अपने आप को कानून में बांधना? हमें नेचर ने क्या कानून में बांध कर भेजा था? पर हम अपने आप को उस दायरे में क्यों बांध कर रखना चाहते? क्योंकि हम जानते हैं
जिससे आज और आने वाला कल बेहतर और सुरक्षित होगा। और आज यदि हम इसका उल्लंघन करेंगे तो आज आपका फायदा हो सकता है, कल आपको इससे निश्चित ही नुकसान होने वाला है। इसके उल्लंघन के फायदे भविष्य में हो ना हो, लेकिन इसके उल्लंघन के नुकसान की गारंटी होती है। संविधान का होने का दूसरा मकसद है सरकार कैसे बनेगी, ये पिक्चर पूरी क्लियर रहेगी, और किसे फैसले लेने का यह सरकार के अधिकारों की सीमा भी तय करेगी। कि महोदय, अधिकार का मतलब आप ये नहीं कहोगे कि मुझे ये व्यक्ति का चेहरा अच्छा नहीं लग रहा है। कपिल शर्मा कह सकता है कि मुझे तुम्हारा चेहरा अच्छा नहीं लगा, सरकार नहीं कह सकती है। क्योंकि अगर सरकार ऐसा कह रही है तो उसको ये बता दे हम कि तुम केवल और केवल निर्णय लेने वाले व्यक्ति हो। तुम ये नहीं कह सकते हो कि मुझे ये समुदाय अच्छा नहीं लग सकता, ये मुझे समुदाय पसंद नहीं। वो तुम्हारी व्यक्तिगत विचारधारा हो सकती है। सरकार और देश के भीतर तुम्हारी विचारधारा फिर संविधान के उल्लंघन की बात कर रही है, और उसका उल्लंघन मतलब आज भले ही आपको लगेगा फायदा है, कल निश्चित ही आपके आने वाली पीढ़ी को इसका भुगतान करना पड़ेगा। तुम मुझे आज कोई ऐसा देश बता दो जिसकी शासन व्यवस्था में जब नफरत रही और उसको आज फायदा मिला। गोरे काले के मतभेद के कारण न जाने यूरोप ने क्या क्या खोया। जर्मनी में यहूदियों के मतभेद के कारण जर्मनी ने ना जाने क्या क्या खोया। इसलिए हर जगह पर, भारत ही नहीं कोई भी देश ले लो, जहां पर भी आपसी सहयोग और आपसी विश्वास नहीं ला पा रहे हैं, वो आज नहीं तो कल बहुत खराब स्थिति में। पाकिस्तान की हालत के खराब होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? उनके संविधान ने इन चीजों पर गौर। अफगानिस्तान क्यों निपट गया? यूरोपियन देश क्यों सुख से जी रहे हैं? क्यों उनके अंदर इतनी सुख समृद्धि आ रही है? इसलिए नहीं कि वो कुछ ज्यादा मेहनती है हमसे, बल्कि वह अपनी जिम्मेदारियों से वाकिफ हो चुके हैं। वे जानते हैं कि उनके संविधान के मकसद और उन संविधान के अंतर्गत चुने हुए लोगों के दायित्व क्या। यह अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चारों पॉइंट को कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि इससे ज्यादा खूबसूरत संविधान के बारे में कोई किताब नहीं बता। और ये जिस तरीके की बातचीत हम करने जा रहे हैं, मेरे हिसाब से ये वो यूनिट है, भारत के हर विद्यार्थी ने, भारत के हर युवा ने इसे पढ़ना चाहिए। इसलिए नहीं कि वह परीक्षाएं दे रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह देश में रह रहा है। उसे यह पता होना चाहिए कि उसके दायित्व, उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं।
तो संविधान के बारे में आपके पास अब एक ऐसा डाटा आ चुका है जिसके माध्यम से आपको कभी भी इस शब्द को समझाने में अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बहुत विस्तार से चीजें आपके पास हैं कि संविधान क्या है, क्या डिफरेंस है और क्या उसके काम होते हैं। 4 काम इससे ज्यादा बेस्ट नहीं है। यह साथ रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग। और मैंने आपको इसका मतलब समझाया कि क्यों, क्योंकि एक देश में अब आप एक ही जाति, एक ही धर्म, एक ही समुदाय के लोगों का देश नहीं देख सकते। यहां तक कि कोई भी मुस्लिम राष्ट्र भी अब शुद्ध रूप से केवल मुस्लिम राष्ट्र नहीं रहा। लिख लिया इसे, चारों काम। आगे बढ़े। प्राय कहा जाता है कि भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। देखो, जिंदा किसे कहते हैं? जिंदा वो है जिसमें आज कल कभी न कभी बदलाव होता है। जिसमें बदलाव नहीं होता वो जिंदा नहीं है। हमारा देश का संविधान जीवंत दस्तावेज इसलिए ही है क्योंकि उसमें बदलाव संभव है। एक भाषा है लेटिन, इसको हम डेड लैंग्वेज कहते हैं, मृत भाषा। क्योंकि इसमें ना कोई नया ग्रामर आता है, ना कोई नए शब्द आते हैं, ना कोई नई चीज आती है, तो हम इसको क्या कहते हैं? डेड लैंग्वेज। हिंदी, संस्कृत, अभी ये बाकी भाषाएं डेड लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि अभी भी इनमें नई चीजें रहती रहती। तो जिसमें कुछ नया आते रहे उसे कहते हैं हम जीवन। मेरी बात समझ में आ रही है? आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन की व्यवस्था है ताकि बदलती परिस्थिति और अपेक्षाओं के अनुरूप संविधान में बदलाव किए जा सके। स्वयं संविधान के तहत इसमें बदलाव के जो लोग नए हैं वो ध्यान से समझे। संविधान में जो भी चीज लिखी जाती है उसे बकायदा एक सिस्टम के तहत लिखा जाता है। जैसे आप जब अपने कॉपी में पॉइंट लिखते हैं ना कि विशेषता बताइए, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, क्योंकि आपकी विशेषताएं कितनी हो सकती है? 10, 20, 30। लेकिन संविधान में कोई भी बातों को लिखने के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, धारा, सेक्शन, आर्टिकल। वैसे धारा, सेक्शन कानून के लिए अच्छा होता है। संविधान क्योंकि प्राइमरी कानून है तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं आर्टिकल। तो आर्टिकल के ऐसे नंबर है 1, 2, 3, आर्टिकल 4, आर्टिकल 5। तो हमारे संविधान में यह प्रावधान किया गया है किस आर्टिकल में? आर्टिकल 368 में, कि आप इस चीज को बदल सकते हैं। मतलब ये जो किताब लिखी गई है, इस किताब में परिवर्तन की ताकत किस भाग से प्राप्त होती है, किस जगह से प्राप्त होती है? आर्टिकल 368 से। तो एक पॉइंट नोट करना है बस। इट इज ऑफन सेड दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिविंग डॉक्यूमेंट। वाई? क्यों हम कहते हैं कि वह जीवित है? तो इसका जवाब आपके पास है, क्योंकि इसमें बदलाव की पूरी संभावना है। पूरा बनाओ, क्योंकि प्रश्न ऑब्जेक्टिव भी मैं दिखाऊंगा इसमें बना है। भारतीय संविधान को एक जीवंत दस्तावेज कहा जाता है, तो उसका जवाब है क्योंकि इसमें परिवर्तन हो सकता है।
तीनों, ताकि बदलती परिस्थितियों के अकॉर्डिंग, so that changes can be made in the constitution according to the changing circumstances and expectations, means the provision of change in it under the constitution itself. Provision for amendment in the constitution under article 368. तो अभी तक हमने जाना व्हाट इज द पॉलिटी, पॉलिटिक्स, गवर्नेंस सिस्टम और कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है? लिख लिया इसे। 20वीं सदी में मूलभूत आवश्यकता क्या थी? रोटी, कपड़ा, मकान। An academy. Let's crack it.